Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 23 फरवरी 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है उज्बेकिस्तान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको सबसे पहली बार लाया गया था 1972 में एक ग्लोबल थिंक टैंक जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, उसके द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको हमें 2030 तक अचीव करना है। तो बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और सबसे पहले आते हैं अपने इंडेक्स के ऊपर। आज के पूरे सेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको हम कवर करने वाले हैं, पहले फटाफट उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहली बात, आज की द हिंदू की जो प्रमुख खबरें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट उसको देखेंगे। तो पहला आर्टिकल जो आपको आज के न्यूज़पेपर में मिलेगा, बात की जा रही है एवलांच के बारे में। तो एवलांच क्या होता है जानेंगे, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी गुलमार्ग में एवलांच देखने को मिला जिसकी वजह से एक की मृत्यु हुई है और काफ़ी सारे लोगों को बचाया गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, सरकार ने अभी अनियन के एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है केवल कुछ ही कंट्रीज़ के लिए। तो ये जो प्याज का पूरा मैटर चल रहा है लंबे समय से, पिछले साल से ही दोस्तों यहाँ पर प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर बैन लगाया हुआ है। तो ये पूरा मैटर क्या है इसको डिटेल्स समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग जानेंगे। देन उसके बाद में अभी एक बहुत बड़ी डील की जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए, हमारी स्पेशली नेवी को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये डिस्कस करेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ बातें जानेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पर आते हैं। तो एडिटोरियल में दोस्तों आपको पता है फ्राइडे है, फ्राइडे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते नहीं हैं। और जो हमारा एडिटोरियल का सेकंड पेज होता है वो बेसिकली एक इंटरव्यू सेक्शन होता है, लेकिन आज का इंटरव्यू सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है क्या भारत के पास में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यहाँ पर दोनों ही आर्गूमेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये होने वाला है। फिर आज के न्यूज़पेपर में एक और एडिटोरियल है जहाँ पे बात की रही है भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसमें अभी इंडिया जो एफडीआई है, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको अलाउ कर रहा है। तो इसको अलाउ करने से क्या होंगे फ़ायदे, क्या ये पूरी स्कीम होने वाली है, इसको यहाँ पे इस पूरे एडिटोरियल सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। तो ये हो गई आज की हमारी द हिंदू की खबरें। अब द हिंदू को साइड में करें, उसके अलावा भी हमारे पास में रेलिवेंट सोर्सेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, लाइव मिंट है। तो उसमें से क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। तो दोस्तों अभी एक बहुत बड़ा मैटर न्यूज़ में आ चुका है। ये टॉपिक तो हमारे द हिंदू में भी है जो कि अभी 9 घंटे पहले ही पब्लिश हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है जो कॉटन कैंडी होती है जिसको हम बुढ़िया के बाल भी बोलते हैं, उसमें कुछ दिक्कतें क्या, बेसिकली एक ऐसा केमिकल पाया गया है जिससे कैंसर होने के चांसेस हैं। और तमिलनाडु ने दोस्तों कॉटन कैंडी को बैन भी कर दिया है। क्या है मैटर अभी थोड़ी देर में ही समझने वाले हैं। शोमपन ट्राइब अभी न्यूज़ में आ चुकी है। एनडीपीएस एक्ट 1985 न्यूज़ में है। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है आज हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। UNESCAP एक इंटरनेशनल बॉडी न्यूज़ में है, सिलेबस का पॉइंट है, इसको डिस्कस करना है। कपिल वस्तु रेलिक्स के बारे में जानेंगे, जो बुद्धा के अवशेष हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे और भी एस्पेक्ट कवर करे गए हैं वो हम समझेंगे। IBSF फंड के बारे में जानेंगे। कालकी धाम टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा सा आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में स्काई
स्काई वॉकर गिबॉन यूज़ में है, इसको कवर करेंगे। तो ये आज के सेशन के सभी टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों, कॉटन कैंडी के बारे में आपने सुना होगा, कई सारे लोगों ने कॉटन कैंडी खाई होगी, देखा तो ज़रूर से होगा ही होगा। तो इस तरीके से पिंक कलर की ये कॉटन कैंडी बनाई जाती है, जिसमें यहाँ पर शुगर वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब होता दोस्तों यहाँ पर यह है कि कॉटन कैंडी को लेकर एक बवाल मच गया देश में पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर। तो हुआ क्या, ये आप देख पाओगे मनी कंट्रोल का आर्टिकल है कि क्या वाकई में जो कॉटन कैंडी है वो कैंसर कर सकती है। और केवल मनी कंट्रोल का आर्टिकल नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप देखो 9 घंटे पहले द हिंदू ने पब्लिश किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC, CNBC, सब जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो अभी यहाँ पे जो फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स हैं वो कॉटन कैंडी जो तमिलनाडु के अंदर मिल रही है उसको और डिटेल से मॉनिटर भी कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके बारे में। तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर दोनों ही जगह पर दोस्तों इन कॉटन कैंडी के ऊपर ऑलरेडी बैन लगा दिया गया है, इसको रोक दिया गया है। अब ये पूरा मैटर क्या है ये मैंने आपको समझाया, लेकिन अब एक मेन पॉइंट या मेन कारण जिसकी वजह से इन कॉटन कैंडी को बैन किया गया वो क्या है। तो दोस्तों वो ये है कि कॉटन कैंडी के अंदर जब टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया कि इसमें एक केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम है रोडामाइन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना, रोडामाइन बी करके क्वेश्चन आपसे बन सकता है, हाल ही में न्यूज़ में है। ये क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये केमिकल दोस्तों इस कॉटन कैंडी में पाया गया। अब ये रोडामाइन बी क्या है, एक वाटर सोल्यूबल केमिकल कंपाउंड जो पानी में मिल जाए। वैसे इसको अगर आप देखोगे तो पाउडर फॉर्म में आता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे पाउडर फॉर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये एकदम से पिंक कलर का हो जाता है। एक केमिकल है ये जिसका यूज़ कर रहे हैं हम अपने कपड़े वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसमें कलरिंग करने के लिए, पेपर में, लेदर इंडस्ट्री में, पेंट की इंडस्ट्रीज़ में दोस्तों इस केमिकल का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एज अ कलरिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, ये हम किसी चीज़ में पिंक कलर प्रोवाइड करवाने के लिए इसी कॉटन कैंडी के अंदर जो रोडामाइन बी यूज़ हुआ है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो रोडामाइन बी क्या है, कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपने जाना। अब दोस्तों कुछ और हमारे पास में रिसर्चेस हैं। ये जो डेटा आपके सामने है ये FSSAI की वेबसाइट का पूरा डेटा है। तो यहाँ पर बात ये की गई है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर जो मरीना बीच है वहाँ से एक कॉटन कैंडी के कुछ सैंपल उठाए गए और सैंपल उठाने के बाद उनको लैब में ले जाकर जाँच की। तो जांच करने पर पाया गया इसमें रोडामाइन बी नाम का एक केमिकल प्रेजेंट है। और लैब ने दोस्तों यहाँ पर ये कहा कि जो ये कॉटन कैंडी है ये हमारे फूड को लेकर जो एक्ट है 2006 का, इसके अनुसार कहीं ना कहीं ये कॉटन कैंडी बहुत ही घटिया और असुरक्षित है। ये बात खुद यहाँ पर एक एक्ट के माध्यम से मेंशन कर दी गई। और हमारे देश में तमिलनाडु पहला राज्य बन चुका है जिसने कॉटन कैंडी के ऊपर बैन लगाया। ठीक है, अब दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला इसके अंदर में रोडामाइन बी प्रेजेंट है और इसी रोडामाइन बी का यूज़ किया जाता है कई सारे और भी प्रोडक्ट्स के अंदर में। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर रिसर्च के अंदर बताया गया, बाजार में आप देख पाओगे वो शकरकंद जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं वो भी मिलते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो बहुत ही ज़्यादा गुलाबी कलर के हैं, बहुत ही पिंक कलर के। और जो हमारा ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने इस स्वीट पोटैटो को लेकर भी एक चेतावनी जारी कर दी है कि जो ये इतना ज़्यादा पिंक कलर का नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें केमिकल प्रेजेंट है, वो है रोडामाइन। और उसके बाद इस शकरकंद को यहाँ पे गुलाबी गहरा रंग देने के लिए इसी रोडामाइन का यूज़ किया गया है। और FSI ने इस शकरकंद के अलावा गाजर, लाल मूली और स्ट्रॉबेरी को लेकर भी यहाँ पर एक चेतावनी जारी की है कि इनमें भी केमिकल होने की आशंका होती है, तो इसको एक बार चेक कीजिएगा। खाने पीने की जो कोई भी चीज़ है इसमें अगर आप देखोगे तो सिंथेटिक कलर का भी इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है, स्पेशली जो यहाँ पे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें इन कलर का यूज़ किया जाता है। अब होता यहाँ पर यह है दोस्तों कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर में कई बार प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं ताकि ये प्रोडक्ट ख़राब ना हो, लंबे समय तक चले। उसके लिए कई सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसे केमिकल्स यहाँ पे इन फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं जो केमिकल क्रीम, शैम्पू, सनस्क्रीन, लोशन, साबुन, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बात खुद यहाँ पर FSSAI ने मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के अंदर में कोई मिलावट कर रहा है, एक इंसान की जान से खिलवाड़ कर रहा है, तो यहाँ पर आता है सामने एक एक्ट जिसका नाम है IPC के सेक्शन 273 के तहत
अगर कोई व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करता है तो उसके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर दोनों ही चीज़ें उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अब दोस्तों नवंबर 2023 यानी पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, आज से 2-3 महीने पहले की बात हो रही है। तो एक संसदीय की मतलब पार्लियामेंट की कमेटी थी, उन्होंने जुर्माने को बढ़ाने की बात की कि भाई ये जुर्माना कम है, 1,000 रुपये नहीं, इसको कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना कर दो। ये भी यहाँ पर एक प्रपोजल रखा गया। फिर उसके बाद 2021-22 में जो ये फूड रेगुलेशन एक्ट है 2006 का, जहां पर हम फूड को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, भाई इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, इसको देखने का काम किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों इसी एक्ट के तहत केवल 2021-22 के अंदर 1,44,345 सैंपल की जांच की गई थी। और हैरान हो जाओगे कि इन सैंपल में से लगभग 32 से 33,000, या कह सकते हो अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो 33,000 घटिया और सेहत के लिए असुरक्षित चीज़ें यहाँ पर मिली थी। फिर उसके बाद 2021-22 में ही क्या होता है, लगभग 20,000 के आसपास जो मामले हैं वो दर्ज किए जाते हैं, जिनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के अंदर में मिलावट कर रहे थे। और इसमें से ही लगभग 671 मामले ऐसे हैं जहां पर आरोपियों को जेल तक भेजना पड़ा। दोस्तों जेल और जुर्माना दोनों की सज़ा की गई, क्योंकि वो बड़े लेवल पर यहां पर इस तरीके की जो गलत एक्टिविटी है वो करते हुए पाए गए। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आजकल बहुत ही चर्चाओं में है, ये मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो रोडामाइन बी है ये आखिरकार इतना ज़्यादा हार्मफुल है, इसकी चर्चाएं इतनी हो गई, पूरे देश भर में हो गई, तो ये आखिरकार इतना ज़्यादा खतरनाक है क्यों? रीज़न क्या है इसका? जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया कि जो ये केमिकल है जब एक किसी इंसानी शरीर के अंदर जाता है तो सीधा दिमाग के अंदर जो सेरेबेलम टिश्यू है, स्पेशली हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की, इस टिश्यू को डैमेज करना शुरू करता है। और इसको डैमेज करते करते दोस्तों जो हमारे ब्रेन स्टेम्स हैं इनको डैमेज करता है, और ब्रेन स्टेम सीधा हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, इसको भी दोस्तों पूरी तरह से ये डैमेज कर देता है ये रोडामाइन भी। और इतना ही नहीं, एक इंसान के सेल्स के लिए, उसके टिश्यूज़ के लिए खतरनाक है। और ये और ज़्यादा हैजार्डस और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है जब इसको हम खाने के साथ मिला दें। इससे कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, बॉडी में गांठें बन सकती हैं, और वही ट्यूमर, वही जो एबनॉर्मल सेल्स हैं कैंसर में आगे बदल सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है कॉटन कैंडी और रोडामाइन बी को लेकर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक टॉपिक मेंशन्ड है, इसको हम जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी से लिंक करेंगे। एक कॉन्सेप्ट जानेंगे एवलांच का। ठीक है, आपने कई बार एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कई बार क्लियर नहीं होता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में ये समझाने वाला हूँ। हुआ क्या है दोस्तों, कश्मीर के अंदर जो गुलमार्ग नाम की जगह है वहाँ पर लोग जाते हैं, बर्फ़ पड़ रही है तो वहाँ पर स्कीइंग वगैरह भी करते हैं। हुआ क्या, जो रशिया से कुछ लोग आए थे वहाँ पर स्कीइंग करने के लिए, घूमने के लिए, तो रशियन स्कायर्स कहीं ना कहीं दोस्तों इस एवलांच की चपेट में आ गए। और इस एवलांच की चपेट में आने की वजह से एक रशियन स्कायर की जान चली गई। बाकी यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति थे वो इंजर्ड हैं, ठीक है, घायल हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसा पूरा का पूरा ग्रुप था यहाँ पे फॉरेन स्कायर्स का जो वहाँ पर स्कीइंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन एकदम से एवलांच आया जिसकी चपेट में ये सब आ गए। बात है कल की, थर्सडे की, लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास की बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको क्लियर की गई। बाकी जो हेलीकॉप्टर वगैरह हैं वो वहाँ पर लाए गए ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाए जाएँ, लोगों को बचाया जाए। तो पूरी तरह से लोगों को बचाया, बट फिर भी बचाते बचाते भी एक इंसान की जान चली गई। जिस इंसान की जान गई है उनका नाम एंटन था। ये बात यहाँ पर इस हमारे न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन की गई। तो ये दोस्तों हमारा न्यूज़ आर्टिकल है। ये तो हो गई हमारी खबर जो चर्चाओं में है। लेकिन अगर हम इसी खबर को एग्जामिनेशन की न्यूज़ के हिसाब से देखें कि भाई हाँ एग्ज़ाम में क्या चीज़ें बन सकती हैं, तो उसके बेसिस पर आपको पता होना चाहिए एवलांच होता क्या है, क्यों इतना ये खतरनाक होता है। अच्छा, आपने दोस्तों लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ा होगा, भूस्खलन जिसको बोलते हैं। जब ऊपर पहाड़ पे से या ऊपर जो धरती है वो खिसक जाती है नीचे की साइड में, धरती नहीं मतलब जो लैंड का एक छोटा सा एरिया है वो खिसक जाता है, नीचे गिर जाता है। नीचे जो भी चीज़ है उसको दबा देता है। कई बार घरों पे गिर जाती है, वो इंसानों की जान चली जाती है उसके अंदर में। वही लैंडस्लाइड जैसा ही दोस्तों एवलांच होता है। अब एवलांच होता है क्या, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अगर कुछ लिखने के लिए आए तो क्या लिखोगे? तो एवलांच बेसिकली यहाँ पर अचानक से क्या होता है, जो बर्फ़ होती है, जो हमारा स्नो है, आइस है,
वो एकदम से नीचे ढहना स्टार्ट हो जाता है, उसी को एवलांच बोलते हैं। ठीक है, बात ही लग रही दोस्तों। अब एवलांच होता कैसे? कई सारी चीज़ों की वजह से। भाई टेम्परेचर, मान लो एक बर्फीला पहाड़ है, अब टेम्परेचर लगातार बढ़ता चले जा रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो वो पहाड़ पिघलेगा, है ना, उसमें लूजनेस क्रिएट होगी, ढीला होगा, जो हिस्सा है वो टूटकर नीचे गिर जाएगा। गिरेगा नहीं गिरेगा? जब वो गिरेगा तो वो एवलांच कहलाएगा। ठीक है, वो डेब्रिस सब नीचे आना स्टार्ट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हैवी स्नोफॉल होने की वजह से, और बाकी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं आजकल, उसकी वजह से भी जो एवलांचेस हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, एवलांच क्या होता है ये समझ में आ गया। अब दोस्तों एवलांच 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। नंबर 1 रॉक एवलांच। इसके अंदर में क्या होता है, जो हमारी चट्टानें वगैरह हैं वो खिसक जाती हैं पहाड़ पे से, आप देख पाओगे ऊपर एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ का टूट कर नीचे की साइड में गिर गया। अब जो ये तूफान आया ना इतना भयंकर इसके गिरने से, वो एवलांच कहलाएगा। इसमें रॉक एवलांच हो सकती है जब चट्टान टूट के गिर जाए, आइस एवलांच हो सकती है जब बर्फ़ टूट के गिर जाए, डेब्रिस एवलांच हो सकती है जब यहाँ पे हमारे ऊपर जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं या मिट्टी है वो लूज़ होकर नीचे गिरनी शुरू हो जाए। तो ये तो होगा इसके 3 प्रकार। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है या इंटरव्यू के एस्पेक्ट से भी पूछा जा सकता है कि आपने देखा होगा कि हाल ही में एक एवलांच का इंसिडेंट हमने देखा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आप ऐसे लाइन से कई सारे कारण बता सकते हो कि नंबर 1 कि यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी मैटर करती हैं। अगर मान लो बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई, या टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव हो गया, या हवाएं बहुत तेज़ चल गई, या बारिश हो गई, तो इन सब चीज़ों की वजह से ऊपर जो बर्फ़ है वो ढीली पड़कर नीचे गिर सकती है। तो इनकी वजह से एवलांच वाली कंडीशन बन सकती है। तो ये तो हो गया कारण नंबर 1। फिर सेकंड कारण स्लोप कंडीशंस। कई बार यहाँ पर कह सकते हो कि जो हमारा पहाड़ होता है जिस पे बर्फ़ जमा हुई है, उसके नीचे जो ढलान होता है बिल्कुल खड़ा ढलान होता है, ऐसे ना हो के ऐसे होता है। तो दोस्तों वो भी एक कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से जो बर्फ़ है ऊपर से सीधा नीचे गिरती है। फिर उसके बाद में थर्ड रीज़न है स्नो पैक कंडीशंस। क्या होता है, बर्फ़ पड़ी, स्नोफॉल हुआ, बर्फ़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई, एकदम सॉलिड होके टाइट हो गई। अब क्या हुआ, बीच बीच में काफ़ी सारी जो लेयर्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और लेयर्स कमज़ोर पड़ने की वजह से वहीं से वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो टूट कर नीचे की साइड गिर जाता है। तो ये भी एक कारण है। फिर आता है ह्यूमन एक्टिविटी। जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं घूमने, स्कीइंग करने, स्कायर्स होते हैं, स्नो मोबाइलर्स होते हैं, या दूसरे लोग होते हैं, तो उनका जो मूवमेंट हो रहा है लगातार चलते जा रहे हैं वो, तो उस मूवमेंट की वजह से भी एवलांचेस क्रिएट हो सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये हो गया हमारा 4th। फिर आता है 5th रीज़न नेचुरल इवेंट्स, जैसे भूकंप आ जाना। भूकंप आने की वजह से भी दोस्तों वो खिसक सकता है नीचे, सिंपल सी बात है। वॉल्केनिक इरप्शन, आसपास कहीं ज्वालामुखी है वो फटेगा तो उससे भी कहीं ना कहीं कंपन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से भी वो जो एवलांच है वो देखने को मिलेगा। या रॉकफॉल हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से एवलांच हो सकता है। तो ये हमारे हो गए मेन कॉजेज़, यानी कि मेन कारण क्या है। यहीं पर आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है सामने कि आपको क्या लगता है, एवलांच और लैंडस्लाइड दोनों के बीच में कुछ फ़र्क है या नहीं है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो आपको क्या बताना होगा। सबसे पहले देखो, लैंडस्लाइड और एवलांच दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वैसे अगर आप देखोगे प्रोसेस तो वो सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की, तो लैंडस्लाइड दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया टूट कर नीचे की साइड में गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये हिस्सा ऐसे था, ठीक है, अब नीचे ग्रेविटी भी लग रही है, यह चटक गया ऊपर, और चटकने की वजह से, क्रैक आने की वजह से थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा था थोड़े समय से, और एकदम से अचानक से टूट कर ये नीचे गिर गया। तो यह हिस्सा टूट कर नीचे गिरना लैंडस्लाइड कहलाता है। अब लैंडस्लाइड में जो हिस्सा गिर रहा है वो मिट्टी है, कंकड़ है, मड है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एवलांच में स्पेशली, एवलांच जो है वो स्नोई रीजन्स में होता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। एवलांच आपका बर्फ़, हवा, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस, अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना हो तो। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, दोनों आर्टिकल में आपको पता है जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये पीछे का बैकग्राउंड डेटा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, UPSC मेंस में 2 से 3 बार लैंडस्लाइड्स के बारे में पूछ चुका है, कारण पूछ चुका है,
तो आपके पास में एक पूरा 360 डिग्री में एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पर आप मेंस का पेपर लिखने बैठोगे तो इतना समय नहीं होगा कि आप सोच कर बनाकर लिख सको। जितनी प्रिपरेशन है, जितनी तैयारी आपने की है, वो सब एकदम से आपको दिखाना होगा। तो उसके लिए दोस्तों हर एक चीज़ मैं डिटेल से कवर करने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के अंदर में, आप लोग डेली बेसिस पे देख ही रहे होंगे। और ये सारा कंटेंट अगर आप देखोगे इस वाले पीडीएफ से निपटाने की कोशिश करोगे तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि ये पीडीएफ्स बहुत हैवी होती हैं। कल जैसे 130-32 स्लाइड्स से आज यहाँ पर इसमें 100 स्लाइड के आसपास है, 90 या 100 स्लाइड्स हैं। तो दोस्तों इसी पूरे स्लाइड को, इसी पूरे लंबे चौड़े डेटा को कंपाइल करके आपको 10 से 12 पेज के अंदर में एक A4 साइज में पीडीएफ क्रिएट करके दिया जाता है इसी पेड ग्रुप में। और जो ये पीडीएफ होता है ये प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इस ग्रुप में आपका सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। होता नहीं भाई आप पीडीएफ इकट्ठी करते रहो, कितनी इकट्ठी करोगे, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी की जब बात हो रही है तो हमें 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स करने हैं, तो स्टोरेज के इश्यूज़ और भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगता है, भाई कैसे कैसे हमने सेव कर रखा है, कैसे कलेक्ट कर रखा है, तो उस सब की दिक्कतें खत्म हो जाती है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर में सारा डेटा डेट वाइज पड़ा हुआ है। तो किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, पढ़ो, डिलीट कर दो, आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो फी पेमेंट आपसे चार्ज किया जाता है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आपको खुद भी फील होगा, लेकिन बेनिफिट्स बरकरार आपको मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, साथ ही साथ में डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा, जिसमें आप चेक कर सकोगे कि भाई आपको किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है, यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। हमारा जो वीडियो पे टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का, जो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में एक और टॉपिक मेंशन्ड है, जहां पर बात की जा रही है सरकार ने जो प्याज का एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान, इन 4 देशों के अंदर में अलाउ कर दिया है। तो प्याज के जितने भी व्यापारी हैं इनको एक छूट मिल गई है कि भाई वो अपनी प्याज को 31 मार्च तक इन 4 देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक ये था कि इन 4 देशों में भी छूट नहीं थी, कहीं पर भी ये प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। एक्सपोर्ट के ऊपर कंप्लीटली सरकार ने बैन लगाया हुआ था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था ज़रा वो भी जानेंगे, बट अभी जो न्यूज़ आई है, जो ये न्यूज़ आर्टिकल है हमारा, वो जान लेते हैं। तो आपने एक खबर है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से पढ़ा देता हूँ, ये भी हमारे आर्टिकल के ही डेटा हैं। तो जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, उनको बोल दिया गया है भाई 31 मार्च तक आप इन 4 देशों के अंदर में अपनी प्याज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कितनी, लगभग यहाँ पे कह सकते हो कि 54,760 टन जो अनियन है ये आप एक्सपोर्ट कर पाओगे इन 4 देशों में 31 मार्च तक। ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने छूट दी है या फिर अलाउ किया है इन सभी कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। इतना टन जो ये टोटल है ना, ये 54,760 टन टोटल है कि आप इतना जो अनियन है वो टोटल आप इन 4 देशों में दोगे। अब इसका तोड़कर हम देखें तो बांग्लादेश में इतना, मॉरिशस में इतना है ना, बहरीन में इतना, वो सब यहाँ पर इस तरीके से अपने हिसाब से मैनेज किया जाएगा। फिर इसी आर्टिकल में बोला जाता है कि जो ट्रेडर्स हैं, ये जो एक्सपोर्ट करने की ताकत इनको दी गई है 4 देशों में, वो केवल 31 मार्च तक है। उसके बाद सिचुएशन फिर बदल जाएगी। और अभी तक पता है क्या था, कंप्लीट बैन था अनियन एक्सपोर्ट के ऊपर। हम प्याज एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, और ये बैन कोई अभी नहीं लगाए, पिछले साल 8 दिसंबर 2023 में ये बैन लगा दिया गया था। अब यहीं पर एक और सवाल आएगा कि आखिरकार हमने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन क्यों लगाया। तो ये समझने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, बट इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट ने अनियन को एक्सपोर्ट करने से क्यों रोका। रीज़न था कि इसके प्राइस के ऊपर हमें कंट्रोल लगाना है। हो क्या रहा था, एक तरफ तो देखो प्याज का जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हुआ, फिर उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे थे दूसरी तरफ, तो एक्सपोर्ट होने से प्याज देश में और कम हो रहा था। अब प्याज देश में कम हो रहा है और डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है। भाई सिंपल सी बात है, डिमांड मार्केट में ज़्यादा है लेकिन उस चीज़ का प्रोडक्शन कम हो रहा है,
तो उस चीज़ के जो दाम है, जो प्राइस है, वो ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। तो अनियन के जो प्राइस हैं वो लास्ट ईयर इंक्रीज हो रहे थे, और उसी प्राइस को स्टेबल करने के लिए, उसी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्राइस के इस अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर में एक रोक लगा दी गई। समझ गए? तो अनियन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के पीछे का रीज़न क्या था कि भाई जो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, उसको स्थिर बनाना। तो डोमेस्टिक मार्केट में हम लोगों ने इस चीज़ को स्थिर बनाने के लिए बोला भाई हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो सब देश में ही रहेगा और देश में यहाँ पर बिकेगा। जिससे क्या होगा, हम थोड़ा सा प्राइस मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो एक तरफ एक्सपोर्ट करते रहते, प्रोडक्शन कम होता रहता, तो देश में प्याज का शॉर्टेज हो जाता, जिसकी वजह से प्राइस आसमान छू रहे होते। समझ गए? और इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को रोकने के लिए इसमें मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया कि भाई आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इतना ज़्यादा रुपया में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कोई एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। समझ गए? और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे अगस्त में लास्ट ईयर सरकार ने 40% जो ड्यूटी है एक्सपोर्ट के ऊपर वो लगा दी कि भाई आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो कर सकते हो, हम पूरी तरह से वो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा ड्यूटी कौन देगा? कोई नहीं देगा भाई, उतना तो प्राइस ही नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब एक तरीके से उसको बैन ही मान सकते हो आप। ठीक है, ये सब क्यों किया गया? ताकि देश के कंज्यूमर, देश के जो नागरिक हैं, उनको अफोर्डेबल वे में ये प्याज की प्राप्ति हो सके। समझ गए? तो ये हो गया यहाँ पर पहला रीज़न। दूसरा, एड्रेसिंग स्कार्सिटी, ये दूसरा रीज़न है। भाई इंडिया में जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन लोअर रहा वेदर कंडीशंस की वजह से, डिमांड ज़्यादा थी, तो भाई कमी हो जाती, प्याज की कमी चल रही थी, और उसी कमी को रोकने के लिए, उसी कमी को थामने के लिए यहाँ पर जो एक्सपोर्ट था उसके ऊपर रोक लगा दी कि भाई हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश के लोग हैं, पहले उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कमी को एड्रेस करने के लिए भी ये भी एक रीज़न है कि इसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया। तीसरा, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि भाई अब देखो जो अनियन है एक स्टेपल फूड है इंडिया में, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर प्याज खाता है, मैक्सिमम लोग खाते ही हैं, है ना? तो अपने खाने के अंदर यहाँ पर प्याज का यूज़ होता है। तो लोग यहाँ पर जब खा रहे हैं तो फिर अगर प्याज की कमी हो जाएगी, जब मिलेगा ही नहीं प्याज देश के अंदर में, तो इससे जो फूड सिक्योरिटी है, लोगों तक जो यहाँ पर पहुँचाने की हमारी एक कह सकते हो कि प्रॉमिस थी कि भाई हम हर एक व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, वो फूड सिक्योरिटी पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे जो लोग हैं उनको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही नहीं मिल पाएंगी, या खरीदना पड़ेगा तो आसमान को छूते हुए दाम में खरीदना पड़ेगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लिए सही नहीं है। तो उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अनियन एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगा दिया गया। तो रीज़न क्या थे वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अनियन के बारे में थोड़े फैक्ट्स जान लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंडिया में जो प्याज मिलती है ना, ये एक हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी है, दुनिया भर में उगाई जाती है वैसे प्याज, लेकिन इंडिया में थोड़ी तीखी प्याज मिलती है, और वही तीखी प्याज कई सारे देशों को पसंद आती है। और दूसरी तरफ दोस्तों प्याज की काफ़ी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, यानी हमारे शरीर के लिए काफ़ी सारे तौर पर अच्छी तरीके से वर्क करता है। अब जब बात आती है प्रोडक्शन की, तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है अनियन का। सबसे पहला प्रोड्यूसर कौन है? तो सबसे पहला चाइना है, सेकंड इंडिया। फिर उसके बाद में इंडिया के कुछ स्टेट्स की बात की जा रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा। इसको ओडिशा कर लेना, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि सबसे बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत के अंदर में, जहाँ पे प्याज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और इन स्टेट्स में से भी अगर हम थोड़ा सा और कैटेगराइज करें तो महाराष्ट्र टॉप पर आता है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर। ये 2021-22 के डेटा के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में एक और टॉपिक है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। बात यहाँ पर हो रही है कि जो हमारी कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने 19,000 करोड़ रुपए की एक बड़ा मेगा जो डील है उसको अप्रूवल दे दिया है। और जो ये डील है ये किसके लिए है? हमारी नेवी के लिए। और नेवी को क्या प्रोवाइड करवाने के लिए है? ब्रह्मोस मिसाइल्स। तो हमारी नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदे जाएंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर डील हुई हुई है। ठीक है, अब किससे खरीदे जाएंगे? ब्रह्मोस एरोस्पेस से। सिंपल सी बात है, ब्रह्मोस एरोस्पेस एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश कर रखी है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है। ये क्या करते हैं? ये ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों यहाँ पर ये होती हैं। इस मिसाइल में कुछ खास बात है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भारत और रशिया दोनों मिलकर
इस मिसाइल को डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ने मिलकर इस मिसाइल को तैयार किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये जो बहुत बड़ी डील हुई है, एक मेगा बूस्ट डील हमने देखी है, इससे इंडियन नेवी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिसके तहत हम 19,000 करोड़ रुपए से ये डील करेंगे। और इसमें इसको बेसिकली अप्रूवल भी मिला है, अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई बट अप्रूवल मिल गया है। जिस रुपए में, इतने रुपए में दोस्तों 200 ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हमको प्राप्त होंगी। हमारी इंडियन नेवी और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। ठीक है, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये केवल अभी अप्रूवल मिला है, साइन कब होगा तो मार्च के पहले सप्ताह में साइन हो जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में साइन होगा? ब्रह्मोस एरोस्पेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ब्रह्मोस एरोस्पेस बेसिकली क्या है? वही जॉइंट वेंचर जो भारत और रशिया ने मिलकर एस्टेब्लिश कर रखा है, दोनों मिलकर यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल्स को बनाते हैं। दूसरी तरफ भारत का हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? ये डील को साइन करने वाले हैं। अब जो ब्रह्मोस है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया की नेवी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऑलरेडी प्ले कर रहा है। और दूसरी तरफ देखोगे ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं ये इंडिजीनियस मिसाइल्स, यानी कि हमने खुद से बनाए हुए हैं, हमें रशिया का थोड़ा सपोर्ट मिला है और इसमें मैक्सिमम रोल इंडिया का है। समझ गए? अब एक इंडिजनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब आता है तो यहीं पर कई सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है ब्रह्मोस मिसाइल्स में। और दोस्तों फिलीपींस नाम का जो कंट्री है वो भारत से इन मिसाइल्स को परचेज कर रहा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल्स ऑलरेडी यहाँ पर जल्दी फिलीपींस को एक्सपोर्ट की जाएंगी और फिलीपींस दुनिया में पहला कस्टमर होगा जो यहाँ पे हमसे ब्रह्मोस मिसाइल्स को परचेज करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो हमारे ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कंपनी है इसको जो हेड कर रहे हैं अतुल राणे साहब, इनका कहना यह है कि अभी तो हम फिलीपींस को ये मिसाइल बेच रहे हैं, लेकिन आगे हमारा टारगेट है कि जो पीएम मोदी ने एक टारगेट बनाया है कि भारत आने वाले समय पर $5 बिलियन का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करेगा, वो पूरे टारगेट को हम जल्द से जल्द अचीव करेंगे। अभी के लिए फिलीपींस ने लगभग $375 मिलियन की डील की है, जिसके तहत हम इनको ये ब्रह्मोस मिसाइल्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे 2025 तक हम $5 बिलियन तक के हथियार अलग अलग देशों को बेचेंगे। ये इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल हो गया, ये आपको पूरी की पूरी जो खबर है वो समझ में आ गई। अब खबर को थोड़ा साइड करते हैं क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो एग्जाम में इतनी हेल्प नहीं करेगी। आपको इसी करंट को स्टैटिक डेटा से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर स्टैटिक क्या है? आपका ब्रह्मोस मिसाइल हो गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? इंडिया रशिया के थ्रू, दोनों के थ्रू मिलकर बनाई हुई एक फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। ठीक है, एक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों बोला जाता है कि दुनिया के अंदर में एक अच्छी खासी स्पीड वाली मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो है माक 2.8, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है, जो ध्वनि की गति होती है, उससे 2.8 गुना ज़्यादा तेजी से ये मिसाइल चल सकती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया वनडे एग्जामिनेशंस में कि जो ये ब्रह्मोस नाम है ये नाम कैसे पड़ा, इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस ही क्यों रखा गया? तो दोस्तों ब्रह्मोस बेसिकली दो नदियों का नाम है, एक ब्रह्मपुत्रा और दूसरा मॉस्कवा। तो ब्रह्मपुत्रा जो भारत की नदी है, मॉस्कवा जो रशिया की नदी है। तो इन दोनों नदियों के ऊपर यहाँ पे इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा हुआ है। ये मिसाइल 2 स्टेज वाली है, इसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है पहले स्टेज के अंदर में, और दूसरे स्टेज में यहाँ पर लिक्विड रामजेट इंजन का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी मिसाइल जिसको हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ज़्यादातर मिसाइल्स में कि भाई आप इसको यहीं से लॉन्च कर पाओगे बस, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है चाहे आप इसको ज़मीन से लॉन्च करो, चाहे हवा से लॉन्च करो, चाहे समुद्र से लॉन्च करो, इसमें मल्टीपल कैपेबिलिटी जो कह सकते हो कि लॉन्च करने के तरीके हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में। और उससे अच्छी बात, कई बार ऐसा होता है मिसाइल्स केवल दिन में लॉन्च करे जाएंगे, नहीं तो वो अपना सटीक तरीके से लॉन्च नहीं हो पाएगा, टारगेट को मिस कर देगा। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। वेदर कंडीशन कैसा भी हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप ब्रह्मोस मिसाइल को फुल एक्यूरेसी के साथ में लॉन्च कर सकते हो। इसमें बस खाली क्या है, आपने एक बार लॉन्च कर देना है, उसके बाद सीधा भूल जाना है, सीधा बिना गाइडेंस के अपने टारगेट को ये हिट कर लेगा। अब दोस्तों इसी मिसाइल के अंदर में पिछले कुछ समय पर ढेर सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो एंटी शिप वर्जन जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया हमारी इंडियन नेवी के थ्रू। फिर जनवरी 2022 के अंदर भी क्या होता है, एक और C2C जो वेरिएंट है इसको यहाँ पर टेस्ट किया गया। तो ऐसे बहुत सारे जो वेरिएंट्स है, बहुत सारे जो वर्जन्स हैं ब्रह्मोस मिसाइल के, वो धीरे धीरे और भी लॉन्च होते हुए हमारे पास में आए हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
नाउ अब लाइन से हमारे पास में थोड़ी बहुत शॉर्ट न्यूज़ है, फटाफट इसको देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है शोम्पन ट्राइब के बारे में। अभी शोम्पन ट्राइब रिसेंटली न्यूज़ में आई है। अब ये खबरों में क्यों है, ऊपर आप देख पाओगे जो ये ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, ये हमारा न्यूज़ में रहने का रीज़न है। क्या है, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने हाल ही में हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक विज़िट किया, और वो जो विज़िट है उस विज़िट में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अनाउंस किया गया है, जिसके बेसिस पर बोला जा रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट होगा इससे कहीं ना कहीं उस आइलैंड पर रहने वाली जो शोम्पन ट्राइब हैं इनको नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से दोस्तों शोम्पन ट्राइब न्यूज़ में आई हुई हैं। तो शोम्पन ट्राइब हमारे पृथ्वी की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं। आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग है। इनका दुनिया की जो बाहर की दुनिया है उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिलता। अपनी ही दुनिया में ये लोग रह रहे हैं लंबे समय से। ये कहाँ पे रह रहे हैं, तो दोस्तों जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है, स्पेशली जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का पूरा ग्रुप है ना, उसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर ये शोम्पन ट्राइब रहती हैं। और आपको पता होगा निकोबार में ही एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। अगर हम देखें तो ये इंडिया का मैप है, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये ऊपर आप देख पाओगे ये अंडमान आइलैंड्स हो गए, नीचे वाले यहाँ पर निकोबार आइलैंड्स हो गए, और निकोबार आइलैंड्स में ये नीचे ग्रेट निकोबार, इसी आइलैंड पर ये शोम्पन ट्राइब पाई जाती है। शोम्पन ट्राइब कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में से एक ट्राइबल ग्रुप है। आपको पता है हमारे देश में ऐसे टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इसमें से एक ऐसा ग्रुप शोम्पन ट्राइब भी है। ये वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो काफ़ी पीछे रह जा चुके हैं, इनकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है। उसके बाद जो 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, हमारी लेटेस्ट सेंसस अभी तक बोलेंगे इसे, इस जनगणना के हिसाब से शोम्पन ट्राइब की जो जनसंख्या थी वो केवल और केवल 229 के आसपास हुआ करती थी। ठीक है, ज़्यादातर जो ट्राइब्स हैं ये अनकॉन्टैक्टेड हैं, इनके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया है अभी तक, क्योंकि सारे इंटरेक्शंस ये मना कर देते हैं। किसी बाहर वाले के साथ में इनका खुद इंटरेस्ट नहीं है कि थोड़ा बहुत बातचीत करें या मिलें। ठीक है, ये सब छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर में लंबे समय से रह रहे हैं, ये बात यहाँ पर बोली गई है। उसके अलावा ये एक सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर्स हैं। होता क्या है कि आज भी इनका जो जीने का तरीका है, जो भी इनका खान पीन है वो कैसे हो रहा है, लगातार शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, कई बार यहाँ पे थोड़ी बहुत फार्मिंग भी कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो वाइल्ड पिग्स हैं, जो सुअर हैं, पाइथन हैं, मॉनिटर लेजर्ड हो गए, क्रोकोडाइल, सी टर्टल, इन्हीं को ज़्यादातर यहाँ पर ये शिकार करते हैं और इनको ही खाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्लांट की वैरायटीज़ में, तो एक सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो फूड है शोम्पन ट्राइब में, वो इनका एक फल है जिसका नाम है पेंडनस फ्रूट, जिसको हम लैरोप भी बोलते हैं। वो फ्रूट इस तरीके का नज़र आता है। ठीक है, ये फल सबसे ज़्यादा खाया जाता है इन ट्राइब्स के अंदर में। वैसे जब बात आती है लैंग्वेज की, तो अपनी भाषा यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन इसमें भी इनकी अपनी भाषा में दोस्तों बोलने का तरीका अलग अलग है। ऐसे बहुत सारे डायलेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। कई बार आपस में जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे की बात समझ भी नहीं पाते। उसके अलावा इनके अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो शॉर्ट साइज़ में, मीडियम साइज़ में भी आपको यहाँ पर मतलब कि इनका जो हाइट वगैरह है वो देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देखोगे तो शोम्पन ट्राइब में ये बेसिकली ज़्यादातर अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर उनके जो अनमैरिड चिल्ड्रन है, इस तरीके से पूरी जो फैमिली है वो साथ में रहती है। जो शोम्पन ट्राइब है दोस्तों, इस पूरे अगर फैमिली की बात करेंगे तो इसमें जो एक सबसे बड़ा पुरुष है, मेल मेंबर है, वही यहाँ पर पूरी फैमिली को कंट्रोल करता है, वही अपने फैमिली को चलाता है। उसके अलावा शोम्पन ट्राइब में मोनोगैमी और पॉलीगैमी दोनों ही यहाँ पर अलाउ है। मोनोगैमी मतलब एक शादी, पॉलीगैमी मतलब एक से 2 शादी, दोनों ही यहाँ पर 200 चीज़ें अलाउ देखने को मिल जाती हैं। समझ गए? तो शोम्पन ट्राइब के बारे में हर एक एस्पेक्ट हमारा क्लियर हुआ। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। एनडीपीएस एक्ट 1985 क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन इसको भी डिटेल से जानने से पहले हमें न्यूज़ पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों है। तो दोस्तों एक बहुत बड़े डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक नया चीज़ सुनाया। एक केस गया होगा एनडीपीएस एक्ट का सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर मतलब जो भी केस का ऑर्डर था उसको यहाँ पर चेंज कर दिया और एक बेल यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी किसी अपराधी को या एक्यूज्ड को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है इस एक्ट के अंदर में। तो क्या इस एक्ट के तहत किसी को बेल मिल सकती है? हाँ, बेल मिल सकती है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ ये जो चीज़ें हैं वो लगातार चर्चाओं में रही हैं, बट ये जो न्यूज़ आपको ही पता है हमारे एग्जाम में ये हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगी। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे आपको सीधा डेटा मैं बताता हूँ। एनडीपीएस एक्ट 1985 1985 का जो ये कानून है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये बेसिकली जो लोग ड्रग्स लेते हैं, है ना, ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं,
उसी के खिलाफ में दोस्तों ये पर्टिकुलर एक्ट काम करता है। तो एनडीपीएस एक्ट का मेन काम यही है कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को ड्रग्स की एक्टिविटी में या ड्रग्स का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, हर चीज़ को करने से रोकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस मामले में फिर भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में एक्शंस लिए जाते हैं। बाकी एनडीपीएस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई जो भी व्यक्ति इन ड्रग्स की चपेट में है उससे उसको निकालना, उसको बचाना। ठीक है, बाकी जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे एग्रीमेंट्स हैं ड्रग्स को, कंजम्पशन को रोकने की बात करते हैं, है ना, तो उनके सारे प्रोविजंस को लागू करने का काम भी हमारा एनडीपीएस एक्ट करता है। उसके अलावा अब बात यह है कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। अब दोस्तों नार्कोटिक ड्रग में जैसे आपका कोका लीफ हो गया, कैनबीस हो गया, हेम्प हो गया, ठीक है, इस प्रकार से कई सारे ओपियम, पॉपी, ये सब क्या है, जैसे भांग, धतूरा, इन सब की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये क्या है, ये सब यहाँ पर नशीले पदार्थ हैं। उन नशीले पदार्थ के कंजम्पशन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस एनडीपीएस एक्ट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। बाकी अप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो एनडीपीएस एक्ट क्या करता है, एक व्यक्ति को इन सब नशीले पदार्थ को मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, प्रोसेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोर, कंजम्पशन, इन सब चीज़ों को करने से रोकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति फिर भी मान लो उसका प्रोडक्शन कर रहा है या कल्टीवेट कर रहा है, कहीं पर उगा रहा है भांग वगैरह को, तो इस एनडीपीएस एक्ट के तहत क्या पनिशमेंट उसको मिलती है। ठीक है, तो जब पनिशमेंट की अफीम वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग, अफीम भी यहाँ पर सबसे खतरनाक है जिसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी। तो दोस्तों पनिशमेंट डिपेंड करती है कि भाई उसका ऑफेंस कितना है, अपराध कितना है, अपराध छोटा है या बड़ा है। भाई ड्रग्स के केस में भी अपराध देखने को मिलेगा, भाई छोटा है या बड़ा है। बड़ा अपराध क्या है यहाँ पर, उसने तो ऑब्वियस सी बात है सज़ा ज़्यादा होगी। छोटा अपराध क्या है तो सज़ा कम होगी। मान लो कोई कमर्शियल क्वांटिटी में यहाँ पर वो इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने ड्रग्स की बिक्री की है, लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग्स बेचा है, तो उसको यहाँ पर फिर 10 साल की पेनल्टी लग सकती है उसके ऊपर में, मिनिमम, कम से कम। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर इसको और बढ़ाना हो तो कम से कम इसको बढ़ा के 20 साल तक कर सकते हैं। और मान लो फिर भी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपराध कर रिपीटेड ऑफेंस के अंदर में आ रहा है, तो उसको भी यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे केस में दर्ज किया जा सकता है और उसको भी यहाँ पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और कुछ केसेस में उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इतना खतरनाक ये एनडीपीएस एक्ट हमको देखने को मिलता है। समझ गए इस बात को, आगे आते हैं। अब जितने भी ये प्रोविजंस है, खतरनाक प्रोविजंस, सख्त प्रोविजंस, इसके अलावा जो ये एक्ट है और क्या प्रोसीजर को फॉलो करता है। भाई जो भी व्यक्ति ऐसे केसेस में पाया जाता है उनकी तहकीकात करना, सर्च करना, उनके प्रीमाइसेस को सर्च करना, वो पावर्स भी यहाँ पर मिल जाती है। अब होता यहाँ पर यह है कि दोस्तों जो सर्च वगैरह है, किसी को सर्च करना है, उसकी तलाशी लेनी है, उसके आसपास की तलाशी लेनी है, उसके घर की तलाशी लेनी है, वो यहाँ पर किए जा सकते हैं। समझ गए। तो जो सर्चेस हैं वो कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर किए जाएंगे, बिना वारंट के भी किए जा सकते हैं, प्लस यहाँ पर एक बार जो गैजेटेड ऑफिसर होता है उसके ऑथराइजेशन के हिसाब से भी यहाँ पर ये जो सर्चिंग वगैरह है वो की जा सकती है। अब अरेस्ट की बात करेंगे तो मान लो एक पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया इस एनडीपीएस एक्ट के अंदर में, तो उसके पास में एक राइट है, एक हक है। हक क्या है उसके पास में कि वो पूछ सकता है, भाई उसको भी जानकारी होनी चाहिए कि आपने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुझे किस केस में यहाँ पर अरेस्ट किया है। ठीक है, तो ऑफिसर को कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अरेस्ट किया है उस अरेस्ट वाले व्यक्ति को सारा डेटा देना होगा, यहाँ पर बताना होगा कि आपको किस बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है। समझ गए। अगर मान लो किसी को अरेस्ट किया है, वो भी एक वारंट के बेसिस पर कि यहाँ पे एक वारंट आया था उसके बेसिस पर, किसी मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया था उसके बेसिस पर, तो वो जो व्यक्ति है उसको तुरंत यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास में ले जाना होगा। फिर वो जो ऑफिसर है जिसने एक पर्सन को अरेस्ट किया है उसको पूरा रिपोर्ट तैयार करना होगा, अपने सुपीरियर के पास में 48 घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर आगे की कार्रवाई चलेगी। ठीक है, तो एनडीपीएस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों वो आपको समझ में आ गया। आगे आते हैं ना, एक और बड़ी न्यूज़ बनी हुई है जिसका नाम है UNESCAP। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इंपॉर्टेंट है। और इवन मैं आपको बताऊं, जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसमें जीएस पेपर नंबर 2 का सिलेबस ओपन करो, ओपन करके बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पर जाओगे, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे संगठन को पढ़ के जाना है क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है।
ऐसे में कई सारे संगठन आ सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ में बना हुआ है फटाफट इसको डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब ये बता देता हूँ कि आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों है, फिर आपको एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताऊंगा। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी इसी UNESCAP की साइट से एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि जो दुनिया भर की कंट्रीज ने 2030 तक 17 अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्रॉमिस किया हुआ है, जो अपना टारगेट सेट किया हुआ है, वो टारगेट अचीव हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। और उस जिस ग्रोथ पर चल रहे हैं, जिस तेजी से हम इन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे तो भैया हमें 2062 लग जाएगा तब भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये गोल को अचीव करने के लिए गति हमें बढ़ानी होगी। यह रिपोर्ट अभी UNESCAP की साइट से आई है। नाउ फाइनली अब ये बॉडी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है ये बॉडी? तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है। कई सारे देश इस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा हैं जिनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं। इस ग्रुप को बनाया गया था 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी मैंडेट की बात करेंगे, इसके कुछ काम की बात करेंगे। तो ये जो बॉडी है इसका मेन काम है जो हमारा एशिया और पैसिफिक वाला रीजन है स्पेशली, उनमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। इस कमीशन के अंदर में मेन मकसद है जो भाई इसके 53 मेंबर्स है, ध्यान रखना इसमें कितने मेंबर्स हैं, 53 इसके मेंबर्स हैं, उनके बीच में आपसी संबंध कॉपरेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, बाकी इसके 9 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। बाकी ध्यान रखना दोस्तों, ये जो यूनाइटेड नेशन वाली बॉडी है हमारी, यूनाइटेड नेशन की ही एक इंपॉर्टेंट कमीशन है ये UNESCAP। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। बाकी अभी हम बात कर रहे थे, हाँ इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये गोल क्या है? तो दोस्तों ये टोटल 17 गोल हैं जिसको दुनिया भर की कंट्रीज ने अडॉप्ट किया 2015 में। इन गोल्स में क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई गरीबी को दूर करना, भुखमरी को दूर करना, अच्छी हेल्थ प्रमोट करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी लेकर आना, साफ पानी प्रोवाइड करवाना, ऐसे टोटल 17 गोल हैं। इनको 2030 तक अचीव करना था। बट अभी UNESCAP की जो रिपोर्ट है ये बोलती है भाई जिस स्पीड से आप चल रहे हो ये गोल बहुत दूर हैं, आपको 2062 लग जाएगा तब भी आप इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसी को लेकर ये पूरा का पूरा डेटा आज के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। सिंपल। चलो आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों कपिलवस्तु रेलिक्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्या है कपिलवस्तु रेलिक्स का मैटर, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग खबर डिस्कस करते हैं, आखिरकार ये जो न्यूज़ है वो क्या है। हुआ ये दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा के 4 बोन फ्रैगमेंट्स, यानी लॉर्ड बुद्धा के कुछ अवशेष, आगे मैं आपको बताऊंगा, अवशेष जिसको नाम दिया गया है कपिलवस्तु रेलिक्स। तो दोस्तों ये जो अवशेष हैं इनको अभी तक नेशनल म्यूजियम में रखा गया था। नाउ अब ये अवशेष सीधा थाईलैंड पहुंचाए गए हैं लगभग 30 साल बाद। अब थाईलैंड में यहाँ पर रखे गए हैं। थाईलैंड में किसी स्तूपा के पास में रखे जाएंगे, स्तूपा में रखे जाएंगे जहाँ पर कह सकते हो जो बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए ऑब्वियस सी बात है ये प्योर चीज़ है। अब बात यह है कि ये कपिलवस्तु रेलिक्स है क्या। कपिलवस्तु रेलिक्स दोस्तों वो रेलिक्स हैं, यानी कि लॉर्ड बुद्धा के अवशेष हैं। ये अवशेष कहाँ से निकाले गए थे? उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक जगह है पिपराहवा, वहाँ से दोस्तों इन अवशेष को निकाला गया था। और ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया है वो एक समय पर एंशिएंट कपिलवस्तु का हिस्सा हुआ करता था। समझ गए? इस वजह से जो नाम है वो वहीं से पड़ा हुआ है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा इतिहास देखने की कोशिश करोगे तो लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु हुई थी 483 BC में, और बुद्धिज़्म उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उनकी डेथ के बाद बुद्धिज़्म की ज़्यादा कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी। जब यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई, बीच में आ जाते हैं एम्परर अशोक। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा की डेथ के लगभग 200 साल बाद एम्परर अशोक जो थे, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। वैसे कलिंगा वॉर के बाद में किया था ये 261 BC में, और उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपना एक टास्क सेट कर लिया कि मैं बुद्धिज़्म को आगे लेकर जाऊंगा। और अशोका को यहाँ पर क्या हुआ, बुद्धा रेलिक्स, जो बुद्धा के अवशेष थे दोस्तों, वो मिले। और वो अवशेष उन्होंने क्या किए, 8 अलग अलग जो डिफरेंट एम्पायर में अवशेष मिले हुए थे वो यहाँ पर अशोका को मिल गए उसमें से। और जो पिपराहवा स्तूपा है वो दोस्तों उसमें से एक था।
ठीक है, पिपरावा स्तूपा, बेसिकली स्तूपा के अंदर नीचे की साइड में इस तरीके के जो अवशेष है वो दबाए गए थे। अब ये बुद्धा के अवशेष थे क्या दोस्तों? यहाँ पर इस तरीके से आप देख पाओगे, लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद में उनको बरी कर दिया गया। ठीक है, अब जब उनको यहाँ पर दफनाया गया था तो उसके बाद यहाँ पर उन्हीं के रेलिक्स, उनके जो अवशेष थे, यानी कि बाल, नाखून, टीथ, बोन्स, ये जो चीज़ें थी दोस्तों वो यहाँ पर लोगों के थ्रू ली गई। और लेने के बाद में 8 अलग अलग जो हमारे स्तूपास थे, 8 अलग अलग जो स्तूपा थे उनके नीचे यहाँ पर इनको बैरी कर दिया गया, उसके ऊपर स्तूपा बनाया गया। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बुद्धिज्म में एक बहुत प्योर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, बुद्धा के रेलिक्स। तो इस तरीके के कास्केट के अंदर में दोस्तों बुद्धा के जो रेलिक्स है वो रखे गए थे। फिर अगर आप इतिहास देखोगे तो लगभग 80 की उम्र में, जो हमारे बुद्धिस्ट बिलीफ्स हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 80 की उम्र के आसपास जो बुद्धा थे उन्होंने सैल्वेशन को अचीव किया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई इनको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में उस समय पर मल्लास रहा करते थे। फिर मल्लास ने यहाँ पर किया, जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ थी तो उसके बाद में यहाँ पर उनकी बॉडी को बैरिड कर दिया, उन्हें वहीं पर दफना दिया था। ठीक है, एक यूनिवर्सल किंग की तरह पूरा का पूरा जो क्रियाक्रम है वो किया गया था। और बुद्धा के जितने भी रेलिक्स थे उसके बाद, जैसे मैंने बोला, उनके जो अवशेष थे वही, जैसे बाल, दांत, हड्डियाँ, ये जो चीज़ें थी, है ना, इनको अलग अलग 8 शेयर में डिवाइड कर दिया गया। और 8 शेयर में डिवाइड करने के बाद अलग अलग जगह के राजाओं को दे दिया गया, मगध के राजा को, वैशाली के, है ना, उसके अलावा कपिलवस्ती के, साक्यास, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग 8 जगह में बांट दिया गया। बांटने का पीछे का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि हम क्या करेंगे, उन पवित्र अवशेष के ऊपर स्तूप बनाएंगे, जो बुद्धिज्म में स्तूप होता है उसको यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स का इस्तेमाल किया गया और जो स्तूप्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए। और बोला जाता है यहाँ पर अशोक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अशोका ने यहाँ पर क्या किया, एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि बड़े फॉलोअर बने हैं बुद्धिज्म के। और उन्होंने यहाँ पर जो ये 8 अलग अलग स्तूप के लिए जो बुद्धा के रेलिक्स अलग अलग जगह पर दिए गए थे, इनमें से इन 8 जगह में से जो 7 जगह हैं दोस्तों, इन 8 जगह में से 7 जगह में से इन्होंने 7 जगह के जो रेलिक्स हैं वो इकट्ठे करने की कोशिश किए। और मेजर जगह से इन्होंने जो रेलिक्स थे बुद्धा के वो कलेक्ट कर लिए। और कलेक्ट करने के पीछे का रीज़न ये था कि ये उन्हीं रेलिक्स को, उन्हीं बुद्धा के जो अवशेष हैं उनको बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते थे। इन्होंने 84,000 जो स्तूप थे जो इनके थ्रू बनाए गए थे वहाँ पर उन रेलिक्स को रखा, ताकि बुद्धिज़्म को और पॉपुलराइज किया जा सके, बुद्धिज़्म धर्म को और ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो वर्क है वो होता है। तो जो 8 स्तूप में जो ये दिया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया बुद्धा के रेलिक्स को 8 स्तूपा के लिए दिया गया अलग अलग जगह पर, उसमें से 7 स्तूपा के जो रेलिक्स है वो कलेक्ट करके इन्होंने अलग अलग 84,000 स्तूपास के आसपास यहाँ पर बना दिया और अलग अलग जगह पर वहाँ पे रख दिया। और 8 में से, इनमें से यानी कि अभी भी एक स्तूपा नेपाल वाला जो है वो बचा हुआ है, वहाँ पर अभी भी दोस्तों बुद्धा के ओरिजिनल जो रेलिक्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी बात कपिलवस्तु रेलिक्स के बारे में। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब यहाँ पर IBSF फंड के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है, थोड़ा रेलिवेंट टॉपिक है। हाल ही में भारत ने लगभग $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है। भाई किसमें? एक फंड में, एक ऐसा फंड जिसको 3 देशों ने मिलकर बनाया, और वो 3 देश हैं IBSA। IBSA की फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। तो इन तीनों ने जो फंड बनाया था उसमें भारत ने $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया। इस वजह से ये फंड लगातार न्यूज़ में आ गया। अब ये न्यूज़ जो है सिंपल सी है, एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट भी नहीं है, लेकिन IBSA फंड हमारे लिए रेलिवेंट है। तो दोस्तों इस फंड को बनाया गया था 2004 में, और 2006 से यहाँ पर ये फंड पूरी तरह से वर्क करना शुरू कर दिया। IBSA की जो कंट्रीज़ है वो है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ये सब मिलकर जो अमाउंट है वो यहाँ पर कोलैबोरेट करती हैं, कुछ अमाउंट यहाँ पर अपने फंड में देती हैं, ताकि इन तीनों देशों के अंदर में, या जो सदर्न लेड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के सपोर्ट दिए जा सकें। उसके लिए यहाँ पर ये जो IBSA फंड देखने को मिलता है। तो IBSA फंड क्या करता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। हमारे ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं, है ना, उनको आगे उनके डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए दोस्तों उनको सपोर्ट करता है। बाकी इसी ग्रुप के कई सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, HIV और एड्स जैसी प्रॉब्लम को यहाँ पर ठीक करना, पीने का साफ पानी प्रोवाइड करवाना, जो भी हमारी यहाँ पर डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अचीवमेंट करने में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाना। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे IBSA के। IBSA फंड जो बनाया गया है दोस्तों, इसमें लगभग $50.6 मिलियन के आसपास आप देख पाओगे इकट्ठा हुआ है।
इसमें और इतने पैसे से अलग अलग 37 देश जो कि हमारे साउथ वाले रीजन में हैं, उन देशों के अंदर अलग अलग 45 प्रोजेक्ट में ये पैसा लगाया गया, उनको सपोर्ट किया गया है। और यहीं पर ध्यान रखना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो IBSA है ये क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये 3 बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, बड़ी इकॉनमीज़ हैं। इनका एक ग्रुप है जो कि साथ मिलकर जो दुनिया भर का जो साउथ वाला पोर्शन है उनके चैलेंजेस को दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये कब बना था? ये ग्रुप दोस्तों बेसिकली IBSA डायलॉग फोरम जब एक मंच पूरा रखा गया था, लगभग 2003 की बात है, ब्राज़ीलिया के अंदर एक मीटिंग चल रही थी, तो उस दौरान दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया था। और अभी तक 5 बड़े बड़े IBSA के जो समिट है, सम्मेलन है, वो हो चुके हैं। जो 5वां सम्मेलन हुआ था वो 18 अक्टूबर 2011 में हुआ था। इंडिया जो है 2021 में इसका चेयर संभाल चुका है, इंडिया इसका चेयरमैन रहा था। बाकी आज के समय पर 2023 में ब्राज़ील यहाँ पर इसकी चेयरमैनशिप संभाल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया हमारा IBSA के बारे में। हर एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन के लिए आपने ध्यान में रखना ही होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात हो रही है कालकी धाम टेम्पल के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ये मंदिर न्यूज़ में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर के जो फाउंडेशन स्टोन है, जो नींव है, वो रख दी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में। इस वजह से हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है और इसमें बस खाली आपने यही 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है लोकेशन। लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार दोस्तों मंदिर के लोकेशन पूछे गए हैं आपसे। तो कालकी धाम टेम्पल कहाँ पर है, कहाँ पर बनेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं। अब दोस्तों ये जो मंदिर है, ये मंदिर किनको डेडिकेट किया गया है? ये मंदिर कालकी अवतार को डेडिकेट किया गया है। अब कालकी अवतार कौन होंगे? कौन होंगे क्या मतलब है? तो दोस्तों अभी तक कालकी अवतार का जन्म नहीं हुआ है। ये विष्णु जी के 10 अवतार में से एक अवतार हैं, तो इनका अभी जन्म होना बाकी है। वर्ल्ड के अंदर में ये अपीयर होना बाकी है दुनिया में। ठीक है, तो हिंदुइज्म में अगर हम देखेंगे तो लॉर्ड विष्णु जी के जो अवतार हैं उसमें से फाइनल और 10वें अवतार यहाँ पर ये कालकी अवतार माने जाते हैं। और ये जो मंदिर है ये दुनिया का स्पेशल मंदिर होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा पहला मंदिर होगा दुनिया का जहां पर हम कालकी अवतार की पूजा करेंगे। बट अभी यहाँ पर कह सकते हो वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, उनके प्रेजेंट होने से पहले ही यहाँ पर उनकी पूजा की जाएगी। और यहीं पर बोला जा रहा है इस मंदिर के अंदर में 10 सैंक्टम्स होंगे, अलग अलग गर्भगृह होंगे। ठीक है, जहाँ पर विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं उनको रखा जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी यहाँ पर इस मंदिर में। क्लियर दोस्तों? अब आगे क्या है? अगर हम विष्णु जी के 10 अवतार की बात करते हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 10 अवतार के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर खासकर आपका नाम थोड़ा विष्णु जी से रिलेटेड है ना, तो इसके लिए बेसिस पर तो पता ही होना चाहिए। तो पहले अवतार मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वमन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धा एंड कालकी। तो कालकी अवतार यहाँ पे 10 अवतार की बात कर रहे थे। वैसे यहाँ पर अगर हम चेंज देखें तो बलराम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। बलराम जी तो शेषनाग के अवतार थे ना, है ना? तो बलराम जी की जगह शायद यहाँ पर कृष्ण जी का नाम होना चाहिए था। कृष्ण भी यहाँ पर एक अवतार हैं विष्णु जी के। तो ये विष्णु जी के 10 अवतार की बात हो रही है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। मिलन 24 दोस्तों एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेंगे। तो मिलन अभ्यास जो कि 12th एडिशन अभी यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है विशाखापट्टनम में, जिस वजह से न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन बन सकता है मिलन क्या है? हमारे इंडियन नेवी का एक अभ्यास। तो ये एक बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। बाइनियल मतलब क्या होता है? हर 2 साल में एक बार दोस्तों यहाँ पर जो नेवी है उनके बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। इस अभ्यास की शुरुआत भारतीय नौसेना के थ्रू की गई थी 1995 में। और अब की बार यहाँ पर इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है मिलन 24 का? तो थीम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको नजर आएगा, कॉमरेडरे, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। उसके अलावा दोस्तों ये इस अभ्यास को 2 फेज में यानी हार्बर फेज और सी फेज करके कंडक्ट किया जाने वाला है। और इसी अभ्यास के दौरान जो इंडियन नेवी है इन्होंने अपना डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को यहाँ पर दिखाया लगभग 50 देशों को, क्योंकि ये अभ्यास जो है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी दुनिया भर की जो नेवीज हैं वो आपस में मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हमने एक व्हीकल शो किया। ये व्हीकल जो कि क्या कर सकता है, जब भी कोई पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर चलती है, सपोज वो खराब हो जाए, है ना, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को चला सकता है ये पूरा का पूरा हमारा व्हीकल।
इस अभ्यास का मेन मकसद क्या है? इस अभ्यास का मेन मकसद है मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, यानी जो हमारा इंडियन ओशन है वहाँ पर सिक्योरिटी और कोऑपरेशन दोनों को बढ़ाना। इंडियन नेवी यहाँ पर क्या करती है? सबमरीन के रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाती है। उसके अलावा लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ है उनके साथ में और ज़्यादा कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने का भी एक मेन मकसद होता है, क्योंकि उनकी नेवीज़ भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जिनके साथ में हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा मिलन 24 एक्सरसाइज है 2024 का, और ये 12वां एडिशन है। कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम है। तो ये जगह ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है स्काई वॉकर गिबॉ के बारे में। ये जो आपको एनिमल फोटो में दिखाई दे रहा है यही है स्काई वॉकर गिबॉ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार यूपीएससी हुलॉक गिबॉ के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो प्रजाति आपको दिख रही है एप की, जो बंदर के आसपास होती है, मतलब उसी की तरह स्पीशी है। ये स्पीशी अभी रिसेंटली म्यांमार में देखने को मिली, जो कि बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। अब ये जो एप की स्पीशी अगर आप देखोगे, इसका नाम है स्काई वॉकर गिबॉ। म्यांमार में ऑलरेडी दोस्तों ये प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। क्यों? जहाँ पर ये रहते हैं उनका जो एनवायरमेंट है वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म होता चले जा रहा है, पेड़ों की कटाई होने की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इनको जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो रहा है। अब स्काई वॉकर गिबॉ के बारे में जब बात करते हैं तो इनका साइंटिफिक नेम है हुलॉ टियांगसिंग। IUCN स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। IUCN के अंदर में इस एनिमल को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है, यानी इसकी प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। इस पॉपुलेशन को बचाने की ज़रूरत है। हैबिटेट की बात करेंगे तो स्काई वॉकर गिबॉ दोस्तों म्यांमार के अंदर में, साउथ वेस्ट चाइना के अंदर में, तो स्पेशली वहाँ पर एक कह सकते हो गाउलीगोंग माउंटेन्स जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कई सारी यहाँ पर कह सकते हो जंगल हैं, वहाँ पे ये जो गिबॉन है स्पेशली स्काई वॉकर गिबॉ ये पाए जाते हैं। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो चाइना में अभी कम से कम 150 से भी कम यहाँ पर गिबॉ प्रेजेंट होंगे। म्यांमार में कितने प्रेजेंट है अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे ज़्यादा होंगे नहीं ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो जो हुलॉक गिबॉ होता है, हुलॉक गिबॉ की ही यहाँ पर एक प्रजाति है दोस्तों। हुलॉक गिबॉ की 3 स्पीशी होती है, उन 3 प्रजाति में से यहाँ पर एक प्रजाति ये भी है स्काई वॉकर गिबॉ, ठीक है। बाकी अगर इनके यहाँ स्लीपिंग हैबिटेट वगैरह देखोगे तो सोने का तरीका कुछ ऐसा है, पेड़ पर यहाँ पर ये सो जाते हैं, पैरों को अपने सीने से चिपटा कर, हाथ वगैरह ऐसे फोल्ड करके। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है जो कि कुछ खास एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट है नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फाइनली आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, ठीक है, जहाँ पर बात हो रही है क्या वाकई में जो इंडिया है उसके पास में सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग रीजनल बेंचेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ज़रा इस मैटर को डिस्कस करते हैं। हुआ दोस्तों यहाँ पर यह कि हाल ही में भारत सरकार ने अपना एक जो रिकमेंडेशन आया था, देखो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। वैसे आज के समय पर आपको हमारे देश भर में कई सारे हाई कोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। लेकिन जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट केवल देश में एक ही है, और वो कहाँ पर है? वो भी यहाँ पर दोस्तों दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी बेंच बैठती हैं, बड़े बड़े केसेस को देखती हैं, वो सब दिल्ली के अंदर ही सब कुछ होता है। अब होता यह है कि अगर कोई मान लो दिल्ली से बाहर है, उसको सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस लेना है तो उसको बहुत परेशानियां होती हैं। तो यहीं पर पार्लियामेंट्री की कमेटी का एक रिकमेंडेशन आया कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच दिल्ली में बैठती है, ऐसे इसकी जगह जगह रीजनल बेंचेस और भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे साउथ इंडिया में एक बेंच बन सकती है, अभी मिडिल वाले पोर्शन में एक बेंच बन सकती है। तो जगह जगह पर इस प्रकार की बेंचेस होनी चाहिए। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना है मान लो, तो उसको परेशानी ना हो, अपने आसपास वाले रीजन में ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस जब अवेलेबल होंगे तो मामला सही हो जाएगा। तो यहीं पर बार बार बात की जा रही है जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में ये एक सुधार होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो हमारे सिटीजनशिप हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं देश के, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाना। और उनका फंडामेंटल राइट है, उनका अधिकार है कि भाई उनको अगर न्याय चाहिए तो वो प्रोवाइड करवाए सुप्रीम कोर्ट। तो एक्सेस टू जस्टिस एज अ फंडामेंटल राइट है, उसको पूरा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग रीजनल बेंचेस जगह जगह पर होने चाहिए। होता यह है कि साल 2009 में जो हमारी 18वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने भी रिकमेंड किया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हमारे देश में कुछ और बेंचेस, कुछ और बैठकें भी अलग अलग जगह पर होनी चाहिए, केवल दिल्ली में ना होकर जगह जगह पर इसको एक्सपैंड करो।
अब हमारा संविधान क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सुप्रीम कोर्ट की सीट को लेकर, जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 130 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है ये अभी मैंडेटेड है कि भाई ये दिल्ली के अंदर ही बैठेगा, लेकिन कुछ और लोकेशंस में भी यहाँ पर ये अपनी बैठक कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल के माध्यम से। तो जब है प्रोविजन ये और जगह पर रीजनल बेंचेस बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाए जाए, बनानी चाहिए। बट क्यों बनानी चाहिए, रीजन क्या है, यहीं पर राइटर मेंशन करते हैं कि भाई क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रलाइजेशन है इससे कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि भाई वो दिल्ली में ही केवल आपको सुप्रीम कोर्ट प्राप्त हो सकता है, उसके अलावा कहीं पर आपको सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको कहीं पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, कोई केस है, तो आप दिल्ली में जाओगे, तो इससे दिक्कतें हो रही हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अपना कैपेसिटी और कई सारे इश्यूज और भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आज सुप्रीम कोर्ट में 34 जज अवेलेबल हैं। जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34। हमारे देश की आबादी मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 34 सीट जो जज की हैं वो पूरी फुल भी नहीं है। 31 जज वैसे यहाँ पे आप देख पाओगे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हैं। अब लोग कम है तो इससे क्या हो रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं, प्लस न्याय देने की जो यहाँ पर कह सकते हो कि स्पीड है वो भी कम हो जाती है। तो पहला इशू तो ये है। दूसरा यहाँ पे आता है लॉन्ग वे फॉर आउटसाइडर्स। जैसे मैंने बोला, अब जो लोग दिल्ली में हैं वो सुप्रीम कोर्ट को आराम से एक्सेस कर सकते हैं थोड़ा ट्रैवल करके, लेकिन जो लोग दिल्ली से बाहर हैं उनको अगर जस्टिस चाहिए तो वहाँ पे बहुत लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। वही चीज़ उनके लिए एक्सपेंसिव बन जाएगी। और फिर तीसरा यहाँ पर प्रॉब्लम इग्नोर्ड अनप्रिविलेज्ड। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बेसिकली लोगों के लिए जो रिमोट एरिया में प्रेजेंट है आज के समय पर। ऐसे एरियाज जहाँ पर कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, ऐसे कई सारे एरियाज हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड की फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वहाँ का व्यक्ति तो आज सोचता भी नहीं है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट रीच कैसे करेगा या जाएगा। तो भाई हर एक व्यक्ति के पास में एक्सेस होना ज़रूरी है। और फिर एक और चीज़ ये है, भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर अलग अलग बेंचेस होंगी देश भर में तो क्या होगा, जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो जल्दी निपट सकते हैं। जो बर्डन है कोर्ट के पास में वो भी यहाँ पे आज के समय पर कम हो सकता है। इसी को लेकर जो ये पूरा एडिटोरियल है ना, इसमें दोनों राइटर आपस में भिड़े हुए हैं। कुछ आर्गुमेंट्स फेवर में है कि हाँ होना चाहिए, कुछ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में है कि नहीं होना चाहिए। अब फेवर वाले क्या बोलते हैं? फेवर वाले यहाँ पर बोलते हैं कि बिल्कुल अगर सुप्रीम कोर्ट की कुछ और बेंचेस ओपन कर दी जाएंगी देश में अलग अलग जगह पर तो जजेस की संख्या बढ़ानी होगी। जजेस की संख्या बढ़ेगी, अपॉइंटमेंट बढ़ेंगे, तो इससे जस्टिस की डिलीवरी तेज होगी, प्लस जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो कम होंगे। समझ गए? तो ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद अगेंस्ट में अगर हम बात करेंगे तो उनका कहना यह है कि भाई ये जो काम होगा ना इसमें बहुत सारा कॉस्ट आएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सुप्रीम कोर्ट का नेचर थोड़ा सा बिगड़ जाएगा जैसे आज के समय पर है, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट भी आएगा, मनी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको कह सकते हो बहाना पड़ेगा पैसा, उसके बाद ही सारा काम हो पाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स इस बॉडी में लगे हुए हैं। बाकी आपके क्या डिसीजन है, आप भी यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मेंशन कर सकते हो। आज हमने कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं लिया है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या वाकई में इंडिया के पास में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। नाउ दोस्तों एक और एडिटोरियल जो हमारा ये वाला है इसको मैं अभी के लिए रोक रहा हूँ, इसको मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा। आज ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है, वैसे हमारा टाइम था 5 बजे अपलोड करने का, अभी भी मुझे 5:30 बन चुके हैं रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि आज मैं रात में लेट से बैठा था तो उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको 6 बजे तक तो वीडियो मिल जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने बोला जो ये इंडिया का स्पेस सेक्टर वाला पूरा आर्टिकल है मैंने यहाँ पर वैसे PDF में दे दिया, आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में, मतलब आज नहीं तो कल वाले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। बाकी आते हैं फटाफट अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भाई 2 स्टेटमेंट है, बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको सबसे पहली बार लाया गया था 1972 में एक ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम के थ्रू। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये गोल्स आए थे 2015 में, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, जो ये गोल्स हैं इनको 2030 तक अचीव करना है, हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारा टारगेट है, तो ऑप्शन नंबर B 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नाउ
तो दोस्तों आई होप आपको हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी, मज़ा आया होगा वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए। वैसे हमने कम समय में बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं आजकल, वीडियो को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करें। कई लोग के कमेंट्स सर इंडिया जो आप आर्टिकल्स है वो थोड़े बढ़ गए हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। दोस्तों वीडियो अगर लंबा हुआ है तो उसमें फ़ायदा आपका ही है ना। मुझे क्या, मैं तो यहाँ पर अगर वीडियो कम भी बनाऊंगा, कम देर का बनाऊंगा तो मेरे को तो आराम मिल रहा है ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जब मैं दोस्तों अलग अलग सोर्सेज पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे जब इंपॉर्टेंट लगता है, हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, तो यार मुझसे खुद नहीं रुका जाता, चाहे वीडियो फिर कितना लंबा हो जाए। बीच में अभी परसों वीडियो 1 घंटा 32 मिनट का हो गया था, मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाकी आप तो को पता होगा चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव की, कहीं टाइम पर चीज़ें आ रही हैं। अभी बीच में टाइम का इशू चल रहा था, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई मतलब अभी वीडियो बढ़ा रहा है तो वीडियो छोटा कर दो, मैं खुद कोशिश करता हूँ यार वीडियो छोटा सा छोटा कर दूँ। वो टाइम के ऊपर, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, कंटेंट कम होगा तो वीडियो कम हो जाएगा, है ना। बाकी आपके जो आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, वो सब कुछ तो कवर हो रहे हैं ना। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो लास्ट में आपको कोई मैगजीन या कोई और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप एक ही वीडियो से सारा काम तमाम कर रहे हो करंट अफेयर का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय।